चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं एडमिन 1 का क्लास 6। आज इंस्टॉलेशन करेंगे लिनक्स की, ठीक है, जिसमें GUI बेस्ड भी करेंगे हम और CLI बेस्ड भी करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस है CLI बेस्ड। GUI जस्ट सिखाने के लिए, दिखाने के लिए क्या उसमें किस तरह दिखता है वो, बाकी हम काम करेंगे वही CLI के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये VMware आपने सबसे पहले ओपन करना है, आपके पास VMware वर्क स्टेशन होगा इंस्टॉल, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह VMware हो, कहीं पे वर्चुअल बॉक्स भी होता है Oracle का, इसके अलावा vSphere है और बहुत सारे फ्लेवर हैं इस तरह वर्चुअल मशीन बनाने के, लेकिन जो मैं बनाना दिखा रहा हूँ वो VMware पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही होंगे, हार्ड ड्राइव ऐड करने के, मेमोरी ऐड करने के, CPU के, सब सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है, न्यू वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का मकसद एक हार्डवेयर रेडी करना। हार्डवेयर में क्या होता है, CPU, RAM, स्टोरेज वगैरह, ठीक है, और उसका LAN कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड जिसको बोलते हैं, ये आपको चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। तो समझो कि आप एक फिजिकल मशीन खरीदने के बजाय, जैसे लैपटॉप है यहाँ, डेस्कटॉप, उसके बजाय आप एक वर्चुअल बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बेस्ड हार्डवेयर, ठीक है, जिसके ऊपर हम OS बनाएंगे। बजाय कि हमारा ओरिजिनल जो है ये विंडोज़, उसके साथ छेड़खानी करें, हम एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बना के VMware के अंदर, उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन करते हैं, ताकि जो कचरा वगैरह हो हम उसी के अंदर करें। समझ आई? लेकिन यहाँ पे मैं इसको कचरा बोलता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कचरा नहीं होता, वो प्रोडक्शन की डेटाबेसेस ही होती हैं, या और डेटाबेसेस या एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दो है, एक टिपिकल है, एक कस्टम है। तो मैं कस्टम पे ही जाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मैं कस्टम पे क्लिक करके जो एडवांस्ड है उसको नेक्स्ट करता हूँ। ये पूछ रहा है कि आपका जो ये हार्डवेयर आप बना रहे हो वो किसके साथ कंपैटिबल हो। वर्क स्टेशन 17.5 मेरा चल रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये 17.5 में ही चलेगा, और इसकी लिमिट ये बता रहा है कि अगर आप कोई भी सर्वर बनाएंगे तो एक सर्वर की लिमिट 128 GB हो सकती है, 32 प्रोसेसर आप उसको दे सकते हैं, 10 नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, वो 8 TB का डिस्क लगा सकते हो, 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड दे सकते हो उसको, अगर आप 17 का कर रहे हो। अगर मैं कहता हूँ VMware वर्कस्टेशन 14, तो कह रहा है कि 14 जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि मेरे पास 17 हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करूँ इसको। अच्छा, अब चाहे तो आप यहाँ से ही इंस्टॉलेशन कर दो, यहीं पे उठा लो डिस्क, लेकिन मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ कि डिस्क में बाद में लगाऊंगा, फिर हार्डवेयर तो रेडी करूँ ना। CD खरीद मार्केट से मैं बाद में खरीद के लाऊंगा, बात समझ आ रही है। CD जो है, जो कि जिसमें इंस्टॉलेशन की CD होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो बाद में लाऊंगा, मैं पहले हार्डवेयर रेडी करूंगा। तो इसको मैं बता रहा हूँ, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, वो बाद में इंस्टॉल करूंगा। अभी तुम मेरा पहला काम कर दो हार्डवेयर का, क्लिक किया, नेक्स्ट। अब पूछ रहा है कि तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस पर इंस्टॉल करोगे, इस हार्डवेयर के ऊपर। तो मैं कहूँगा मैं लिनक्स करना चाहता हूँ। लिनक्स पे क्लिक, अगर माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के फ्लेवर्स आना शुरू हो जाएंगे, देखिए आगे। अगर आप लिनक्स पे क्लिक करेंगे तो लिनक्स के आने शुरू हो जाएंगे, देख रहे हैं, उबुंटू आ गया, सूजी आ गया, रॉकी लिनक्स आ गया, अल्मा लिनक्स भी होगा, ये देखिए अल्मा लिनक्स आ गया, सेंटोस आ गया, डिबियान आ गया, बहुत सारे। तो हमने करना है इस पर आज इंस्टॉल रेड हैट। मैं करूँगा रेड हैट 8। रेड हैट 8 की CD मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। डी में गया मैं, यहाँ पे मैंने कहाँ रखी है CD, लेट मी सी, OS, ये रहा रेड हैट, जो RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 सेलेक्ट किया है, देखे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8, 64 बिट। 64 बिट इज अ प्रोसेसर आर्किटेक्चर, 32 बिट होता है, 64 बिट ऑपरेटिंग प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिज़ाइन होते हैं वो प्रोसेसर बेस्ड डिज़ाइनिंग होती है उनकी, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ 64 बिट वाला रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 8, जैसे विंडोज़ 10 है, 11 है, इसी तरह रेड हैट के भी वर्जन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी आ चुका है, ठीक है। लिनक्स का RHEL 8, 64 बिट। नेक्स्ट। अच्छा, ये बोल रहा है कि अब मशीन का नाम क्या रखना है। ये नाम है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है ना, जैसे मेरी इस मशीन का नाम क्या है, सॉरी, सिस्टम इन्फो में आता है ना, इसमें मजीद मेरी मशीन का नाम ये है, डेस्कटॉप 4GBSSCQ, ये है इसका मशीन का नाम जी, ऐसे ही होस्ट नेम है ये। तो मेरे विंडोज़ का सिस्टम का नाम ये है। तो इसी तरह ये पूछ रहा है कि सिस्टम का नाम आप क्या रखना चाहते हो।
इंटरनल सिस्टम का नाम नहीं, हार्डवेयर के ऊपर लेबल क्या लगाना चाहते हो। तो मैं इसका नाम क्या रखूं, मैं कहता हूं टेस्ट सर्वर डॉट टेस्ट डॉट, खाली टेस्ट सर्वर रखता हूं बस, फिलहाल यहां तक काफ़ी है, ठीक है। इसका नाम रखा है मैंने टेस्ट सर्वर। ब्राउज करता हूं, इसको सेव कहाँ करना है, क्योंकि जो हार्डवेयर की जो फाइलें बनाएगा ना, वो अगर आप नहीं करोगे तो कहाँ बनाएगा, सी ड्राइव में, फिर उसको ढूंढना अजाब हो जाएगा। इसीलिए उसको ऐसी जगह रखो जहाँ पे उन फाइलों को इजीली बाद में रिमूव भी कर सको। फॉर एग्जांपल इस पर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अभी मुझे सर्वर नहीं चाहिए, इसने 10-12 GB लेके रखा हुआ है, कल को रिमूव करना हो तो फोल्डर रिमूव करूँगा तो ढूंढता रह जाऊँगा कि कहाँ सेव किया। इसीलिए इसको ब्राउज करके ऐसी जगह सेव करें जहाँ पे आप इजीली बाद में इसको रिमूव कर सकें। मैं कहता हूँ डी ड्राइव में जाएँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएं, उसका नाम रखें टेस्ट सर्वर, ठीक है। नाम भी ऐसा जो बाद में, अच्छा जैसे इसमें बना लिया तो यहाँ स्टिल क्या शो कर रहा है, यहाँ पे न्यू फोल्डर, तो उसको दोबारा क्लिक करो, ताकि हाँ अब आ गया ना, अब ओके करें तब आ जाएगा, वरना न्यू फोल्डर ही सिलेक्ट कर रहा होता, ठीक है। तो अब क्या होगा, लोकेशन सी क्या होगी, डी के अंदर टेस्ट सर्वर के फोल्डर में बनाया किसको, टेस्ट सर्वर को। ये नाम रखा है तभी फाइलें इसी नाम से बनेंगी। जैसे कि पुराना सर्वर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले टेस्ट डीबी था, इसमें तो टेस्ट डीबी की फाइलें पड़ी हैं देखो सब में, तो इसी तरह वो टैगिंग होगी टेस्ट सर्वर के नाम से, ठीक है। ये जस्ट मैं एक VMware है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट समझो कि आपकी इस किसी न किसी फाइल के अंदर हार्ड ड्राइव होगा, किसी न किसी फाइल के अंदर रैम होगा, ऐसे ही वर्चुअल फाइल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड हार्डवेयर है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो आते हैं, नेक्स्ट करता हूँ इसको। अब प्रोसेसर कितने देने हैं सर्वर में, मैं कहता हूँ एक प्रोसेसर दो, उसमें 2 कोर लगा दो, ठीक है। आपकी मर्जी, 2 प्रोसेसर कर दो, 2 कोर, लेकिन आपका सिस्टम भी उतना तगड़ा होना चाहिए। जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये मेमोरी कहाँ से उठाएगा, ओरिजिनल आपके लैपटॉप से उठाएगा, ठीक है। फिजिकल से ये वहाँ से कैप्चर करेगा मेमोरी को। तो अगर मैं जाके यहाँ चेक करूँ तो मेरा प्रोसेसर कितना है, मेरे पास 8 कोर हैं और 16 लॉजिकल प्रोसेस है। मैं ऊपर 8 नीचे 16 रख सकता हूँ, वहाँ पे भी जो यहाँ है ना, यहाँ पे मैं 8 कर सकता हूँ, यहाँ पे 16 कर सकता हूँ। लेकिन कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपकी लिमिट से ये, मतलब मेरे पास हार्डवेयर बहुत तगड़ा है कि वर्चुअल मशीन को भी इतना नहीं जितना मेरे पास हार्डवेयर है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 4, टोटल कोर 16, ठीक है। इतना भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ एक प्रोसेसर यूज़ करो, 2 टोटल, या 2 करो, बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है, ठीक है। फिलहाल के लिए किसी कंपनी में जब आप जाते हैं, वहाँ पे ये 2-4 नहीं होता, वहाँ पे तो 12-12 CPUs देते हैं, 16-16 CPUs। एक सर्वर पे 32 CPU हो सकते हैं, 64 CPUs भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर लोड कितना है डेटाबेस का। समझ आ रही बात? अच्छा, आप लोग बोले यार शुरू में ही मैं यार कैसे बता सकता हूँ कि कितना CPU देना है। पहले रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी कि भाई इतना बड़ा, इतने डेटाबेस का सर्वर बनना जा रहा है, फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो उसको थोड़ा हार्डवेयर रिसोर्स थोड़ी डालेंगे, चलाएंगे 5-10 दिन, उसकी टेस्टिंग होगी। जब उस पर लोड ज़्यादा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता CPU बढ़ाते जाएंगे। समझ आ रही है? कि वो वक्त के साथ वो बढ़ाते जाएंगे, भाई कि इसको चोक कर रहा है, इसको और ज़्यादा चाहिए, फिर बढ़ाओ, फिर चोक हो रहा है, फिर बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि आपको पहले से ही पहले दिन पे खुद से खुद पता है। सिस्टम चलेगा तो अपना लोड बताएगा। बात समझ आ रही है? वो वक्त के साथ फिर चीज़ें मैच्योर होती जाती हैं। लेट सपोज एक डेटाबेस सर्वर है, 10 साल से आपके पास चल रहा है, 10 सालों में इश्यूज आते गए, फिक्स होते गए, वो एक स्टेबल पॉइंट पे जाके रुक जाएगा कि बस अब इसकी CPU इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ये स्टेबल होकर चल रहा है। लोड भी हो तब भी सही चल रहा है, लोड कम भी हो तब भी सही चल रहा है, तो वहाँ जाके रुक जाएगा। इस तरह एनालिसिस चीज़ों की होती है, इस तरह वो ग्रो करते हैं, इवेल्यूएशन की इस तरह होती है, ठीक है। ये इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि मैं किस तरह डिसाइड करूँ। हाँ, माइग्रेट करना है उस सर्वर के डेटा को, माइग्रेट करना है। अब जो सोर्स पे होगा उतना ही रखोगे ना टारगेट पे, क्योंकि आपको पता है इतने पे ही चलता है, तो अगला सर्वर भी उतने CPU का एलोकेट करके दोगे। यहाँ से डेटा माइग्रेट वहाँ होगा तो वहाँ पे भी CPU उतना ही चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, वही लोड वहाँ पे भी आएगा। ऐसे ही ना, अपग्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि कितना CPU लगेगा। क्लियर है बात? तो शुरू में तो नहीं पता, तो ऐसे ही होगा। बात समझ आ रही? नेक्स्ट, अब रैम मांग रहा है, मैं कहता हूँ इसको आप 8 GB दे दो। भाइयों, अब आप लोगों का जो सिस्टम है ना, उनमें 4-4 GB फिलहाल आप लगा लो, 4 GB पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। मैं फिलहाल 8 कर रहा हूँ, और कोशिश करें अभी अपने रैम को बढ़वाएं। जिनके पास 8-8 GB उनको 16 कम से कम करवा दो, क्योंकि इन फ्यूचर हम 6-6 GB के 2 सर्वर बनाएंगे, उस पर
ओरेकल डेटा गार्ड का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको DR बोलते हैं, वो हम करेंगे। तो अपने पास 16 GB रैम की तैयारी कर लेना, 1 महीने के अंदर कम से कम, 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे या 2 महीने लग जाए, इसके अंदर अपग्रेड करवा लो प्लीज़। 2 महीने के अंदर कम से कम रैम अपग्रेड करके 16 करा दो, या उससे ऊपर हो तो और अच्छी बात है, वरना 16 मिनिमम कर दो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी 8 GB उठा लिया यहाँ से, नेक्स्ट किया। ये नेटवर्क कार्ड की बात करें तो नेटवर्क कार्ड हमेशा यूज़ क्या करना है, हमेशा यही सिलेक्ट करो। इसमें क्या होगा कि इंटर कनेक्टिविटी होगी, आपका लैपटॉप जो है इस वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो पाएगा। जैसे मैं पुटी के थ्रू कनेक्शन बना रहा था ना, जो वो इसकी वजह से कि मैं इसको होस्ट ओनली किया हुआ है। अगर दूसरा कोई करेंगे तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी। तरीके हैं करने के, लेकिन आप बहुत हार्ड वे से जाएंगे, इजी वे से नहीं जाएंगे। तो हमेशा होस्ट ओनली पे क्लिक किया करें, ठीक है। ये नेटवर्क के लिए है, नेक्स्ट करें, ठीक है। ये जैसा है इसको नहीं छेड़े, ठीक है। ये आपका IO कंट्रोलर का पूछ रहा है तो इसको तो कभी नहीं छेड़े, जो आपके सिस्टम का खुद डिटेक्ट करता है उस हिसाब से रिकमेंडेशन दे देता है, रिकमेंडेड पे ही छोड़ दे। नेक्स्ट, इसको भी कभी मत छेड़ें, जिस पे रिकमेंडेड पे है उसी पे क्लिक रहने दें। आप लोग जब इंस्टॉल करें, किसी के पास SATA आ रहा होगा, किसी के पास SCSI आ रहा होगा रिकमेंडेड पे। ये मेरे लिए पास रिकमेंडेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास NVMe लगा हुआ है हार्ड ड्राइव, इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। जो हार्डवेयर में ओरिजिनली जो लगा हुआ होगा वही डिटेक्ट कर रहा है। देखो मेरा इधर जाऊँगा, मेरे हार्ड ड्राइव में देखो क्या आ रहा है, ये NVMe है, ये देखो आ रहा है SSD NVMe, इसलिए वहाँ पे उसने डिटेक्ट, VMware ने वही किया है जो मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। आप लोगों शायद इस पे आ रहा हो, हाँ, तो आप लोगों के पास सिस्टम SCSI वाला डिस्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्क का पूछ रहा है, उसने CPU पहले पूछा मुझसे, उसके बाद फिर रैम का पूछा। मैंने 2 CPU दिए थे 2 कोर के साथ, और मैंने रैम 8 GB दिया था। अब ये पूछा हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव क्या मेरे पास वर्चुअल हार्ड ड्राइव है, अभी तक नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें। अब ये बोल रहा है कि वर्चुअल डिस्क का साइज़ क्या होना चाहिए, कितना GB दे रहा हूँ, 100। लेकिन याद रखें, ये 100 करूंगा तो फ़ौरन 100 GB का फाइल नहीं बनेगा। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये फिर फ़ौरन ही जाके 100 GB का एक फाइल बना देगा, जो कि सिर्फ इस VM के लिए मुकर्रर होगा, ठीक है। तो एलोकेट अभी से हो जाएगा, तो आप इसको कभी चेक मत लगाइएगा। अभी क्या करेगा, ये 2-4 MB की फाइल बना देगा। जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करेंगे उसकी फाइल जनरेट होती जाएंगी, उसका साइज ग्रो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन लिमिट कितने तक जाएगी, 100 GB तक लिमिट जाएगी। लेकिन इसको अगर चेक लगा लिया तो सबसे पहले खाली फाइल बनाएगा 100 GB की, फिर उसमें डालना शुरू करेगा 2 MB 4 MB, लेकिन पूरा खाली होगा। लेकिन वो हार्ड ड्राइव का हिस्सा आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, फाइल बन जाएगी, याद रखें। तो इसको कभी भी चेक मत लगाएगा जी। हाँ, पहले ही घेर लेगा, एडवांस में 100 GB घेर लेगा, तो आप इसको चेक मत लगाइए। लेकिन ये जाएगा 100 तक, जब ज़रूरत होती तो एक्सटेंड होता जाएगा खुद ब खुद। पहले 4 MB की होगी, उसको 2 MB की मजीद और ज़रूरत है, 2 MB और बढ़ जाएगा, इस तरह बढ़ता जाएगा 100 तक, ठीक है। लेकिन हमारा जो मोस्टली 10-12 GB तक जाता है ये, या 15, हद मार के 20, ठीक है। इससे ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। तो माइंड में याद रखें, कम से कम 20-30 GB खाली रखना अपने पास जब सेटअप करो तो, ठीक है। अच्छा, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल या स्प्लिट। जब स्प्लिट करते हो तो मल्टीपल चंक्स बन जाते हैं फाइल के, जब स्प्लिट नहीं करते हो तो एक डिस्क बनेगा। तो ये वर्चुअल है, हम टेस्टिंग पर्पस पे कर रहे हैं, तो इसलिए सिंगल ही रखो, वरना मल्टीपल करना फ़ायदेमंद है। क्यों, जितने डिस्क ज़्यादा होंगे उतने IO अच्छे परफॉर्म होंगे। एक प्रोसेस इधर गया, एक प्रोसेस उधर गया, रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा फास्ट होगा। समझ आ रही है। एक डिस्क आपका इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, 3 प्रोसेस आए, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। तीनों पे रीड करने मुख्तलिफ जाएंगे तो वो जल्दी होगा ना। बाकी एक डिस्क होगा, तीनों लाइन पे आ रहे हैं, एक जा रहा है तो ये बिजी है, जब फ्री होगा तो दूसरा जाएगा ना उसके अंदर। सीक्वेंशियल में ये मसला होता है। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सीक्वेंशियल वाला सिंगल ही बना है, ठीक है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना वो क्या करते हैं, वो जब इसको चेक लगाते हैं तो उसके बैक एंड पे जो फिजिकल डिस्कें होती हैं वो भी अलग होती हैं, ताकि IO अच्छा परफॉर्म हो। तो लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो सिंगल कर दो। बात समझ आ रही है। याद रखें, मल्टीपल फाइल्स होंगी तो IO अच्छा परफॉर्म होता है। एक ही फाइल के ऊपर IO जब परफॉर्म होता है, बिजी जब होता है, राइट एक राइट कर रहा होता है, दूसरा राइट नहीं कर पाता, लॉक लगा होता है। जब रिलीज करता है दूसरा लॉक करके फिर डेटा राइट करता है। जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मल्टीपल फाइलों में राइट होना है और मल्टीपल फाइलों से रीड होना है, तो वो ज़्यादा फास्टर होता है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंगल ही करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हम
IO अचीव करना नहीं चाह रहे, तो इसलिए फ़िलहाल तो सिंगल पे ही कर दो, ठीक है, क्यों मैनेज करना आसान है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि ये जो आपने 100 GB की डिस्क बनाई है इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। अगर आप इसको ब्राउज नहीं करके ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे ना तो पता नहीं कहाँ सेव करेगा, ना मुझे पता है ना आपको पता है, कहीं D में करेगा C में करेगा पता ही नहीं है। तो इसको ब्राउज करें, इसको भी वहीं जाके रखें जहाँ उसका फोल्डर है टेस्ट सर्वर का, जो जहाँ की चीज़ है वहीं रखो ना भाई। ये 100 फौरन ही मैंने कहा ऑक्यूपाई नहीं करेगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एक्सटेंड होगा क्योंकि मेरे पास हार्ड ड्राइव में जगह इतनी है। लेकिन ये 30 GB तक जाता है, मैंने पहले ही बताया ना, मैक्सिमम 20-30 तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसको करो सेव इसी टेस्ट सर्वर के फोल्डर के अंदर ही, ठीक है, नाम वही देखो वही है, टेस्ट सर्वर डॉट वर्चुअल मशीन डी के मतलब डिस्क, ठीक है, सेव। अब देखो पूरा पाथ आ गया, पहले नहीं था। तो याद रखें अपनी चीज़ें सही जगह पे मैनेज करके रखो, कल को रिमूव करोगे स्पेस रिलीज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया फिनिश, आपका हार्डवेयर रेडी हो गया जिसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आप लैपटॉप ने अपने एक मशीन या लैपटॉप या एक सर्वर ले लिया हार्डवेयर, अब इसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आ गया टेस्ट सर्वर, सब अब जिस पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल इधर आएगी। देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया टेस्ट सर्वर पे, अब देखिए इसकी मेमोरी 8 GB है, 4 प्रोसेसर है, 100 GB डिस्क है। ये किसका बता रहा है, ये कोड क्लाउड वाले का, कैंसिल, ठीक है। सबका ये बता रहा है कि USB कंट्रोलर लगे हुए हैं, नेटवर्क अडेप्टर क्या है इसका, होस्ट ओनली है, सब कुछ बता रहा है। नेटवर्क अडेप्टर अमूमन ब्रिज करते हैं तो वो ब्रिज ना करें फिलहाल मैंने होस्ट ओनली बोला है, आप उसी पे रहो। ब्रिज पे जब आपको सीखने का शौक है अलग से करवाऊंगा, ये क्लास हमारी है लिनक्स सीखने की, उस पर ध्यान दो। मैंने बता दिया होस्ट ओनली, आपस में जब कनेक्टिविटी हो गई आपको इसके अलावा और क्या हासिल करना है, ब्रिज करके करना क्या है मुझे बताओ, नथिंग। तो छोड़ दो उस चीज़ को, जो चीज़ पढ़ रहे हैं। हमारा मुद्दा VMware सीखना नहीं है, आपको VMware इतना आना चाहिए जिसके ऊपर आप चीज़ें इंस्टॉल कर सको, कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सको, इतना आना चाहिए ना। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हो। बाकी ये VMware vSphere नहीं है, बता रहा हूँ। अगर वो आप इससे फ्लेवर लेना चाहते हो तो ये आपकी भूल है, वो एंटरप्राइज लेवल का काम है, ये एंटरप्राइज लेवल का काम नहीं है। अगर आप वो जहन में लेके के बैठे हो गलत कर रहे हो फिर। नहीं सर, हम इसी पे भी करते हैं ना अमूमन, तो ये तो टेस्ट, ये तो पहले यही करते थे। अब होस्ट ओनली करोगे आज के बाद, ठीक है। आज काम करना, आज जाके आप ब्रिज ट्राई करना, फिर कनेक्ट हो जाए तो मुझे करवा देना, वरना होस्ट ओनली करके बोलना कि सर हो गया कनेक्ट, ठीक है। टेस्ट सर्वर पे अब स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट क्या कर रहा है, कैन नॉट कनेक्ट वर्चुअल डिवाइस दिस बिकॉज नो करस्पॉन्डिंग डिवाइस अवेलेबल ऑन द होस्ट, क्योंकि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। डू यू वांट टू कनेक्ट दिस वर्चुअल डिवाइस एवरी टाइम ऑन पावर ऑन, कनेक्ट तो करना है लेकिन ये ऑन तो करूंगा, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। क्या कह रहा है, ये नेटवर्क के ऊपर जा रहा है। देखो आ गया, विंडो भी आप बगैर CD के स्टार्ट करोगे तो उसके ऊपर यही आता है, लिनक्स के ऊपर भी वही आएगा। ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, नेटवर्क के ऊपर जाके अपनी CD ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे इंस्टॉलेशन कर सके, क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम अपना मिला ही नहीं, क्योंकि इंस्टॉल्ड है ही नहीं। हार्डवेयर खाली आप ऑप करोगे तो वो बोले मेरे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो वो फिर वो बूट फाइल ढूंढने जाता है। बूट मतलब स्टार्ट फाइल, कि जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लिक करके स्टार्ट करे, वो उसको मिल ही नहीं रहा। तो ये अब नेटवर्क के ऊपर ढूंढ रहा है अपना बूट फाइल। जाहिर सी बात नेटवर्क पे कहाँ मिलेगा इसको, कोई भी ने इसको जगह बताई नहीं कि वहाँ से जाके उठाओ, तो इसीलिए ये नहीं चलेगा। इस VMware को कर दो पावर ऑफ, शट डाउन गेस्ट, ठीक है। याद रखो जिस पे क्लिक होगा वो उसी पे काम करेगा, इस पे करूँगा तो ये बंद होगा। अब देखो कमांड, इसका कमांड आ गया, ठीक है, शट डाउन गेस्ट, वरना ये पूरा दिन घूमता रहेगा, इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब मसला क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर, इस पर क्लिक करें, क्या लिखा हुआ है, वरना इधर भी जाके एडिट, इधर भी है यार सेटिंग्स, ठीक है। इस पर क्लिक करके VM में जाके सेटिंग्स में जाकर वही चीज़ खुलेगी, यही चीज़। और इधर से भी आप क्लिक करके इस पर क्लिक करें तब भी वही चीज़ खुलेगी, ठीक है। इसमें आपका CD आ रहा होगा, आ रहा है, CD पे क्लिक करें, मेक श्योर कि चेक लगा हुआ इसको, ये तो फिलहाल डिसेबल्ड है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको चेक लगा होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है यूज़ फिजिकल ड्राइव, अब फिजिकल ड्राइव हो तो उठाए ना, है ही नहीं मेरे पास। CD के वगैरह की जगह क्या है मेरे पास, ISO फाइल है, तो क्या कह रहा है यूज़ ISO इमेज फाइल। ISO इमेज फाइल आपके CD के बराबर ही है। जो जितनी भी दुनिया में CDs बनती है वो ISO फाइल से ही बनती हैं। आप CD खरीद के लाते हो, ISO फाइल उसके ऊपर बर्न करते हो, उस पर कॉपी कर देते हो,
वो जब बर्न हो जाता है सीडी रेडी हो जाती है, उसमें ISO बूटेबल, आपका बूटेबल सीडी बन जाती है। तो ISO फाइल भी क्या होता है, बूटेबल होते हैं। बात क्लियर है? तो मेरे पास तो डायरेक्ट ISO फाइल है, जो बाप है फाइलों का, वो ऑलरेडी मेरे पास है, जिससे सीडी बननी है। जब मेरे पास वही है तो मैं सीडी क्यों लाऊं? सीडी और स्लोअर है, ये डायरेक्ट डिस्क पे पड़ा हो वहीं से रीड करेगा। ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी आप डाउनलोड करते हो, पैसे पे करते हो आप, जैसे विंडोज़, वो ज़माने चले गए जो सीडी आती थी। अब आप विंडोज़ से भी कुछ खरीदोगे ना, उनको बोलोगे भाई मुझे आपसे विंडोज़ खरीदना है, और उसके वेबसाइट पे जाके लाइसेंस के लिए सब्सक्राइब करोगे, तो वो आपको एक लिंक देंगे जिसमें डाउनलोड करोगे तो ISO फाइल ही डाउनलोड होगा। फिर आपकी मर्जी, उसको सीडी में डालो, उसको नहीं डालो, वैसे ही सेव करो अपने पास USB में। USB को बूटेबल बना के उसमें रूफस, पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके थ्रू बूटेबल बनाओ, आपकी मर्जी, लेकिन बनता ISO फाइल से ही है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ISO फाइल है, क्लिक किया यूज़ ISO फाइल, ब्राउज़ करूँ, वही रेड हेड की फाइल जो है वो मुझे सिलेक्ट करनी है। कहाँ पे रखा है मैंने रखा है ई ड्राइव में, OS में जाके रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 8.1 की CD उठाइए, देखो आ गया। सही है, बस इतना और ओके, और कुछ नहीं किया, एडिट किया और CD पे क्लिक करके यूज़ ISO पे क्लिक करके और ब्राउज करके CD उठवाई। ठीक है, अब जाके इसको मैं ऑन करूंगा, जैसे ही ऑन करूंगा तो ये ISO फाइल से बूट फाइल रीड कर लेगा। अब ये नेटवर्क देखो आ गया, नेटवर्क पे नहीं गया क्योंकि उसको CD मिल गई। अच्छा, क्या कह रहा है, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। टेस्ट दिस मीडिया का मतलब है कि इस ISO को टेस्ट करो, क्या ISO करप्ट तो नहीं है? कभी कभार डाउनलोडिंग में करप्शन भी हो जाती है, तो ये उसके लिए है कि टेस्ट करो उसको, लेकिन मुझे टेस्ट नहीं करना क्योंकि मैं ऑलरेडी कन्फर्म है कि ये फाइल सही है। ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्ट इंस्टॉल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स और इंटर कर दें। जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं न्यू रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स की खाली सर्वर की, इसी के साथ साथ मैं एक और बनाता हूँ दूसरा। ये देखो, इसको चलने दे, ये साइड पे चल रहा है अपना। ठीक है, इसको चलने दे। अच्छा, मेरा जो कर्सर है, अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो अंदर चले, नहीं बस बाहर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गया, देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक और वर्चुअल मशीन भी बनाता हूँ, दो बनाते हैं साथ में, एक ग्राफिकल बनाते हैं, एक नॉन ग्राफिकल। ठीक है, न्यू वर्चुअल मशीन वही तरीका, कस्टम, नेक्स्ट, वही 7.5 पे, आई विल इंस्टॉल लेटर, नेक्स्ट, वही। ठीक है, आगे इसका नाम रखना है टेस्ट DB, वो टेस्ट सर्वर था, ये क्या है, DB। अच्छा, टेस्ट DB यहाँ पे भी एक मेरा बना हुआ है बाहर ना। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ क्या, ऐसे कर दें, चले, इसको डिलीट ना करो आप कहते हो। ठीक है भाई, वरना मैं डिलीट करने के मूड में था। टेस्ट DB CLI, ठीक है, ये नाम रख दिया। ब्राउज करूंगा, इसका अपना फोल्डर बनाऊंगा एक, दिस PC में गया, वही डेटा में आया, न्यू फोल्डर, टेस्ट DB CLI नाम का फोल्डर बनाया। जैसे ही बनाया, स्टिल यहाँ पे न्यू फोल्डर आ रहा है, ओके करूंगा तो न्यू फोल्डर में इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, ये इसने पिक कर लिया। कभी कभार नहीं करता है, पुराने वाले तो नहीं करते थे, ये नया VM में इन्होंने शायद फिक्स कर दिया, पुराने वाले नहीं करता था, लेकिन उठा लिया इसने D में, टेस्ट CLI DB में कर रहा है इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसर, इसको भी दो। ठीक है, 8 GB रैम, नेक्स्ट, होस्ट ओनली सिलेक्ट किया था पहले भी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, आगे जो OS में इंस्टॉलेशन में वो चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, इसका अपना वर्चुअल डिस्क अलग होगा, इसका भी 100 GB बना रहा हूँ मैं। सिंगल डिस्क बनाओ, सेम स्टेप है, इसका डिस्क को भी ब्राउज करके अपने ही फोल्डर में डालो। टेस्ट DB CLI ये है, यहाँ पे जाके सेव करें। ठीक है, इसका हार्ड ड्राइव अपने फोल्डर के अंदर, फिनिश। इसमें भी CD माउंट कराऊंगा, ये आगे टेस्ट DB, एडिट करें, CD पे क्लिक किया, ब्राउज, OS के फोल्डर में रेड हैट था, वही रेड हैट। ठीक है, ओके, और इसको भी पावर ऑन कर देंगे, जिसको जैसे इसको पावर ऑन करो CD खुद ब खुद उठा लेगा, नेटवर्क पे नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्ट मैंने डाल दिया। ठीक है, इसमें CD, ये इंस्टॉल करो इसको भी। अब दो पैरेलली चल रहे हैं, ये देखें, एक ये है, एक ये है, ये CLI है और ये GUI बेस्ड होगा। ठीक है, आने दे, उसको भी साथ साथ चलेंगे दोनों। लेकिन आपने करना है CLI बेस्ड, याद रखें, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ और कोई मकसद नहीं है।
कहीं ऐसा ना आप लोग यार छोड़ो GUI मत करना, मैं बता रहा हूँ, आसानी मत क्रिएट करो अपने लिए। आसानी क्रिएट करोगे ज़िंदगी आसानी रह जाएगी, किसी मुश्किल वक्त आ गया ना तो कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, ये पहले मैं कह रहा हूँ GUI बेस्ड है, पहले थोड़ा इसके स्टेप कर ले। कंटिन्यू, इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्टेड है, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू क्विट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया, यस कर दिया मैंने, चलें कोई नहीं, मेरी आंखें भी काम नहीं कर रही, वो असल में हैंग हो गया तो मैं गलती से क्लिक किया, हो गया होगा। कंटिन्यू, असल में यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया होगा, यही हुआ है। हाँ देखे ना, इस पर क्लिक हो गया होगा दूसरी बार। अच्छा भाई इसको भी आने दो। ये तो याद है ना कि लेफ्ट साइड पे जो है GUI है, राइट साइड पे क्या हो रहा है, CLI हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्क देखना है। कमांड लाइन, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जिसमें कमांड चलेंगी, कोई ग्राफिकल चीज़ नहीं होगी। अच्छा ये आए, कंटिन्यू पे क्लिक हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, अब हुआ। ठीक हो गया। यहाँ पे GUI बेस्ड है, ये के डंप जो है इसको डिसेबल रखा करो, वरना ये क्या करता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इश्यूज आएंगे, बग्स आएंगे, जो ओरेकल, जैसे आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो उसमें बग आता है, मसला होता है, कोई एरर आता है, जाहिर सी बात है कोडिंग जो भी आप करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें कोई ना कोई इशू तो होता है ना, कोई ना कोई कमी रह जाती है, उसको फिक्स करने के लिए फिर बग फिक्सिंग लगते हैं, पैचेस लगते हैं, ठीक है। जैसे कपड़ा फट जाए तो पैच लगाते हैं ना, इसी तरह पैचेस लगते हैं। तो इसमें भी इन्होंने ये कर्नेल का डंप रखा है कि कर्नेल में कभी कोई इशू आ जाए तो वो रिपोर्ट हो जाए और यहाँ पे जाके उसका इशू इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाए कि भाई इस कर्नेल में ये इशू आया था, तो उसका डंप फाइल बना के यहाँ स्टोर कर देगा कि भाई ये इशू था, ताकि वो रेड हेड को कल को दे दिया जाए कि भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बग्स थे। तो फिर उनको रीड करते हैं वो बग फाइलों को, फिर उनको पैचेस बना के न्यू रिलीज में फिर फिक्स कर देते हैं। ये इसलिए होता है, हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हम इसको डिसेबल करते हैं। हाँ, प्रोडक्शन में काफ़ी जगह पे इनेबल्ड है, जो लाइसेंस का पैसे पे करते हैं रेड हेड को, और कल को उसको उनका बग कोई हिट हुआ तो फ़ौरन रेड हेड वाले बोलते हैं भाई आपका के डम्प इनेबल्ड था, बोले हाँ था, बोले के डम्प की सारी फाइलें हमें दे दो। वो जाके के डम्प की फाइलें रीड करते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मेल फंक्शनिंग जो हो रही है वो के डम्प में रिपोर्ट हुआ होगा। फिर वो इंसिडेंट फाइलें पढ़ते हैं कि हाँ यार हमारे दो ये बग हिट हो रहा है, फिर उसकी फिक्स बना के आपको नेक्स्ट रिलीज में दे देते हैं और आपको बोलते हैं ये आप इंस्टॉल कर दे RPM या फलानी चीज़, आपके पास ये बग फिक्स हो जाएगा। समझ आई? तो के डम में सब चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको डिसेबल करते हैं ताकि वो जगह कंज्यूम ना करे के डम का, क्योंकि जगह कंज्यूम करेगा। वही जैसे हम आर्काइव इनेबल करते हैं तो आर्काइव की फाइलें बनेंगी, वही सीन है। ये आपका होता है मेरे ख्याल /var में होता है। हाँ, के डम क्या हो गया, डिसेबल हो गया। कीबोर्ड क्या है, इंग्लिश ही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन सोर्स क्या है, लोकल मीडिया, वही सिलेक्टेड जो हमने पहले डाला CD वही है, उसको छेड़े नहीं। लैंग्वेज सपोर्ट क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन क्या हुआ है, रहने दो, क्या करें, रहने दो, वरना इसमें जाके ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, सर्वर GUI है, मिनिमल है, कस्टम है, वर्क स्टेशन, देख रहे हो सब। अच्छा, GUI पे क्लिक करोगे तो ये GUI के मुख्तलिफ पैकेजेस साइड पे भी हैं, जिन जिन पे टिक करोगे उस सॉफ्टवेयर के RPM इंस्टॉल होंगे। RPM तो आप समझ चुके हो क्या है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ मिनिमल, तो क्या करेगा, GUI वाले जितने भी RPM वो इंस्टॉल नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, हम तो ये तो GUI बेस्ड है, तो इस पर चेक करो। अच्छा, इसमें अगर आपको FTP सर्वर चाहिए तो यहाँ चेक लगाओ, अगर इस पर चेक लगाओ तो FTP सर्वर के ये फाइलें और RPM इंस्टॉल कर देगा। अगर इसको आप चेक नहीं करेंगे तो FTP की इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। तो आपके हाथ में है। डीबगिंग टूल्स क्या है, टूल्स फॉर डीबगिंग मिसबिहेविंग एप्लीकेशन एंड डायग्नोस्टिक प्रोग्राम परफॉर्मेंस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फंक्शनैलिटी हैं, जो जो चाहिए आप कर सकते हो। मेल सर्वर है, क्या कह रहा है, दीज पैकेजेस अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर IMAP और SMTP मेल सर्वर। जब आप इसको चेक लगाओगे तो ये RPM मेल सर्वर वाले इंस्टॉल कर देगा, नहीं लगाओगे तो मेल सर्वर के RPM इंस्टॉल नहीं होंगी। सिंपल। चलो ये GUI बेस पे रहने ही दो, बैक करता हूँ, ठीक है, जैसे था वैसे ही रहने दिया, ठीक है। सर्वर विथ GUI। टाइम पूछ रहा है, टाइम जोन कौन सा है, अमेरिका न्यूयॉर्क का, हमारा ये नहीं है। क्लिक करो यहाँ पे, या तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, मतलब जो भी है एशिया है, ऐसे ही है तो एशिया सेलेक्ट करो, सिटी यहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपके हाथ में। बल्कि मुझे तो पता है मेरा पाकिस्तान जो है ना वो, एक मिनट, यहाँ पे आ गया
जैसे जो पाकिस्तान नक्शे में क्लिक किया, क्या आ गया? एशिया, क्योंकि इस पूरी पट्टी की टाइम सेम है। ये जो देख रहा है ग्रीन यहां से लेके वो आखिर तक जा रही है, इस पूरी खित्ते की टाइम जोन GMT +5 है। GMT इज ग्लोबल मीन टाइम, ठीक है। इस पूरी पट्टी जो ग्रीन दिखा रहा है इस पे ना +5 ही टाइम चलता है। आप इधर जाओगे, आप ग्लोबल मीन टाइम डिफरेंट है, ठीक है। अब इस जहां जहां ग्रीन देख रहे हैं इनका टाइम जोन सेम है, अब इनका टाइम जोन सेम है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये पाकिस्तान का टाइम जोन ये यूँ जा रहा है आपका। इसमें ताशकंद भी है, इस तरह के कुछ कंट्रीज हैं जिनका सेम आ रहा है, ठीक है। ओके, नेटवर्क अगर आप ऑन रखना चाहते हैं, लेकिन अभी ऑन करने नहीं दे रहा, नेटवर्क है नहीं, ठीक है। तो आपने जैसे क्लिक किया, क्या आ गया? एशिया, कराची। टाइम क्या हो रहा है इस वक्त वैसे? 11 बज के ना, हाँ 24 आवर में 11:57, ठीक है ना। डेट क्या है? 23 ही है, सब सही है। आ गया एशिया कराची टाइम जोन, ठीक है। और इसके अलावा क्या? इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ये भी पूछ रहा है, इसमें आखिर में आते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं, छोड़ दो, इस पर कुछ नहीं छेड़ना है। हाँ, बाकी चीज़ें और रहती हैं। देखो बिगिन इंस्टॉलेशन बटन क्या है? डिसेबल्ड है, ठीक है। सिस्टम पर्पस पूछ रहा है, इसमें आपका मर्जी है, नॉट स्पेसिफाइड पे रहने दो। ये प्रोडक्शन सर्वर है तो प्रोडक्शन सेलेक्ट करो, डेवलपमेंट टेस्ट रहने दो, DR तो DR पे क्लिक करो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉट स्पेसिफाइड भी करोगे तो फर्क नहीं। वरना ये क्या होगा कि आपका इसको जो टाइप सेलेक्ट करोगे वो KDUM में उसकी इन्फॉर्मेशन डालेगा, ये प्रोडक्शन सर्वर है। जब उनको फाइलें भेजो वो बोले यार प्रोडक्शन सर्वर बेचारा वो डाउन है यार, समझ आई? बस वो इन्फॉर्मेशन सेव करें, नथिंग एल्स। बाकी इसमें और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नन भी करोगे तो आपकी मर्जी है, डेवलपमेंट टेस्ट करोगे तो इसको ये भी रहने दो, पर नॉट स्पेसिफाइड करें और नीचे भी नॉट स्पेसिफाइड रहने, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया? वही नॉट स्पेसिफाइड, छोड़ दो। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और नेटवर्क कार्ड में IP वगैरह देने का कॉन्फ़िगरेशन की जगह है। इसको ज़रूर किया करें, इसको ज़रूर किया करें कॉन्फ़िगर। काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, बाद में फिर मैनुअल करना पड़ेगा VI कमांड के थ्रू। जी, जिसने आपने पास याद है VI करके एक फाइल में जाके चेंजेस किए थे, जब VMware सेटअप मैंने दिया था इंस्ट्रक्शन में, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जी। तो यहाँ से कर लो GUI से, यहाँ जाके वहाँ से करना, हम दोनों करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने होस्ट नेम डालना है इसका होस्ट नेम हमने क्या डिसाइड किया? टेस्ट सर्वर, सही है। आ गया यहाँ पे, मैं इसका रखता हूँ टेस्ट सर्वर डॉट लोकल, थोड़ा और लंबा रख दिया, डोमेन स्पेसिफिक कर दिया इसको, अप्लाई हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ जब तक करोगे नहीं, जब तक डन नहीं करोगे तब तक यही रहेगा, ठीक है। नेटवर्क हमने होस्ट नेम तो रख दिया। अब इसका और क्या करना है? इथरनेट कार्ड क्या है? इथरनेट मतलब लैन कार्ड, नेटवर्क कार्ड, वो इस वक्त क्या है? डिसकनेक्टेड है, इसको करें कनेक्टिंग में आया। अब क्या आ गया? कनेक्टेड। कनेक्टिंग में बाद देखो, कनेक्टिंग करके फिर क्या करेगा? कनेक्टेड। अच्छा, इसने खुद उठा लिया DNS सर्वर ये है, ये इसकी IP इसने खुद असाइन कर दी। मैं कहता हूँ नहीं, इसको कॉन्फ़िगर करो, जो मैं रखूँगा IP एड्रेस वही सही है। इसका जो इसने DHCP से खुद उठाया, DHCP करेगा, रीस्टार्ट करोगे तो फिर IP डिफरेंट, फिर रीस्टार्ट करोगे फिर IP डिफरेंट। क्या प्रोडक्शन सर्वर की IP चेंज होती है? नहीं, वो सेम रहती है, स्टैटिक होती है। तो एक ही रखेंगे हम इस कॉन्फ़िगर पे क्लिक, देखें दोबारा क्लिक, जब पहले ऑन करना है, कनेक्टेड जब आ जाए तो कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर में IP वर्जन 4, ठीक है। यहाँ ये एड्रेस है आपका स्टैटिक, देखो आएगा एडिशनल स्टैटिक एड्रेस। यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है अभी? इसको क्लिक करो, इसको कर दो मैनुअल, ऑटोमेटिक नहीं उठाओ। दो DHCP के सामने क्या था? ऑटोमेटिक। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक नहीं करो, मैनुअल इज इक्वल टू स्टैटिक, ठीक है। जैसे मैनुअल क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस खाली है, इस पे ऐड पे क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको ऐड का। यहाँ पे IP एड्रेस आप देते हो सर्वर का। वो जो उस दिन हम सीख रहे थे, वो जो आप पुटी खोलते हो, ये IP डालते थे ना, वो यहीं से कॉन्फ़िगर किया हुआ है भाईजान, ठीक है, समझ गए अब? बस क्या रखना है इसका? बिल्कुल 70।
इसके नेट मास्क रखे हैं 255.255.255.0। अब ये क्लास सी की आईपी है, खाली 255 3 जीरो होंगे क्लास ए है, 2 बार 255 हो, 2 पिछले जीरो हों, इस तरह क्लास बी। देख ले, ये क्लास ए होगी 0.0, ये क्लास ए है, ठीक है, क्योंकि 255 सिर्फ ये ए है, ठीक है। अगर मैं 2 बार 255 करूंगा क्लास बी, अरे यार एक तो स्लो चल रहा है ना, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है आज, ये क्लास बी है। और अगर तीसरा भी इनेबल कर दो क्या हो जाएगा, क्लास सी, ये क्लास सी है। नेटवर्क पढ़ाने नहीं बैठा हूं, वरना इसकी भी पूरी एक साइंस है इसके पीछे भी, क्लास ए बी और सी की, ठीक है। कितने नेटवर्क बन सकते हैं, कितने उसके मतलब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। गेटवे को नहीं छेड़े, गेटवे वहाँ आप यूज़ करते हो जहाँ डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डीएनएस सर्वर नहीं है, तो गेटवे को मत छेड़ो। जब डीएनएस सर्वर पढ़ेंगे टॉपिक तो गेटवे को भी छेड़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने आईपी चाहिए थी, कौन सी क्लास की है वो अपने लगा दिया आईपी वर्जन 4 में, और जाके किसको करना है, सेव। आ गया, देखो आईपी एड्रेस चेंज हो गया, 10.10.10.70 यही रखा है। /24 का मतलब क्या है, क्लास सी। अगर यहां पे 8 होता तो क्लास ए, 16 होता तो क्लास बी। हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, 255 8 बिट के बराबर है, अगला 255 8 बिट के 8 बिट, ये टोटल 32 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 जो होता है ना वो होता है 32 बिट का। 24 का मतलब है आपने 3 ऑक्टेट यूज किए, 3 को 255 किया है तभी 24 दिखा रहा है। अगर 2 को 255 करते तो 16 होता, 1 को करता तो यहाँ पे 8 लिखा होता। तो ये क्लास सी, इसका पता चल रहा है क्लास क्या है, सी है। क्लियर है, ओके। डीएनएस मैंने नहीं, वहाँ पे गेटवे नहीं डाला था, तो डीएनएस सर्वर क्या आ रहा है, खाली। गेटवे डाल दो तो यहाँ पे गेटवे की आईपी आती, जो बताता है यहाँ डीएनएस सर्वर रिजॉल्व करने यहाँ जाएगा। अब डीएनएस क्या है मैं पढ़ाऊंगा आगे, बताऊंगा क्या है, ठीक है। क्लियर हो गया, होस्ट नेम आ गया, आईपी आ गई, डन। और कनेक्टेड है, ऑन किया था मैंने, देखिए अब ये आ रहा है यहाँ पे वायर्ड कनेक्टेड आ रहा है, शाबाश। अब क्या रह गया, आखिरी चीज रह गई, तो बिगिन का बटन अभी तक नहीं आ रहा, इस पर क्लिक करें, आ गया इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। डन करोगे तो उठा लेगा, नेक्स्ट करने दे देगा। लेकिन मैं कहता हूं स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ठीक है। जैसे ही डन पे करूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि कस्टम पे क्लिक किया था मैंने और डन पे क्लिक किया तो कस्टम की पेज पे ले गया मुझे। जी, कस्टम को चेक लगाया आपने, देखा कस्टम का जो है उस पर चेक लगा के जैसे ही डन किया तो मुझे कस्टम की पेज पे ले गया। क्या कह रहा है, मैनुअल पार्टीशनिंग, आपकी मर्जी। 2 ड्राइव बनाए, 3 जैसे सी डी ई एफ, आप अब क्या बनाएंगे, ड्राइव की बजाय माउंट पॉइंट बनाएंगे। लिनक्स में क्या बनता है, माउंट पॉइंट बनते हैं, मैंने पहले ही बताया अपने लेक्चर में कि /u01 है, स्लैश है, /tmp है, वो सारे आपके माउंट पॉइंट है, वो यहाँ बनाएंगे, आप यहाँ डिसाइड करोगे, ठीक है। समझो वही ड्राइव्स ही हैं जिनको नाम इंग्लिश में ना लिनक्स में इंग्लिश में माउंट पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस पेज पे जैसे ही आ रहे क्या कह रहा है, अवेलेबल स्पेस कितना है और टोटल कितना है, 100, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या ऐड करना है, कह रहा है माउंट पॉइंट बताओ। मैं कह रहा हूँ माउंट पॉइंट आप बनाओ स्लैश का, क्या बनाओ, स्लैश इज इक्वल टू सी। मैंने पहले बताया सी ड्राइव के बराबर है। हाँ ये रूट ड्राइव कहलाती है, जैसे विंडोज में सी ड्राइव कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, इसमें क्या होगा, ये रूट, ठीक है। और इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए मेरे ख्याल से 30 GB मोर। अच्छा, इसका स्लैश रखा है, सॉरी यहाँ पे जाना है, 32 GB, 32 रखा। हालांकि कितना आया है, थोड़ा कम आता है, वो कुछ खा जाता है जी। अगर आप चाहते हो कि नहीं उतना ही आए, 1 मिनट, मैं इस पे प्लस पे ऐड करें, रिमूव कर दिया आपके सामने, मैंने इस क्लिक करके उसको माइनस को मारा था, ठीक है, तो चला गया। दोबारा देखो 100 फ्री आ गया दोबारा,
प्लस में आया दोबारा स्लैश 30 GIB, इस तरह लिख दो तो पूरा का पूरा 30 ही आएगा। इस वजह से कम आता है, लोगों को ये नहीं पता कि GB नहीं GIB लिखना पड़ता है। GIB आप लिखो पूरा आएगा, अक्सर लोगों को नहीं पता। हाँ देखो, उस आपका स्पेस जो है उतना कंज्यूम नहीं होता। ये देखिए मैंने GIB लिखा है तो उसने क्या किया, 30 GIB उठा लिया। GB नहीं मत लिखो, GIB लिखो, एग्जैक्ट उतने का ही ड्राइव बनेगा। अक्सर लोगों को नहीं पता, वो GB लिखते हैं। जैसे मैंने अभी GB जानबूझ के लिखा, GB लिखते हैं ना, तो अक्सर वो आते हैं, वो हर कोई यही समझता है यार ये ऐसे ही काम करता है। मैंने दिया 32 था, आया कितना था, 29.8, मतलब कम बना, और हर कोई समझता है यार ऐसे ही चलता है। नहीं, GIB लिखोगे, भले आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे उनको भी नहीं पता, वो ट्राई नहीं करते ना, इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। मैंने कैसे ट्राई किया, मैंने जब यहाँ जगह GIB लिखा था ना, मैंने क्यों ना इसको ट्राई करूँ। जब मैंने ट्राई किया था ना, उससे मुझे पता चला कि उतने पूरे उठा था। ठीक है, GIB। अच्छा, इस जैसे कि आपके विंडोज़ में होता है FAT32, NTFS, इस तरह ना, वो क्या होता है आपका ब्लॉक साइज होता है, आपका OS ब्लॉक साइज डिफरेंट होता है उनमें। FAT32 में ब्लॉक साइज छोटा होता है, NTFS में ब्लॉक साइज बड़ा होता है। इसी तरह इसके भी फाइल सिस्टम है। ext 2, 3, 4 तक तो बहुत बड़ा, 4 तो बड़ा मशहूर चला था। अब इन्होंने XFS भी इंट्रोड्यूस कर दिया, काफ़ी टाइम से XFS चल रहा है। इनका भी जो स्टेबल चल रहा है वो XFS ही है, हाँ, जिसका ब्लॉक साइज सबसे अच्छा है और बड़ा है। ठीक है, XFS कुछ साल पहले टेस्टिंग में थी, लोग कम यूज़ करते थे, उस पर भरोसा नहीं था। आजकल XFS पे लोगों को भरोसा आ गया, काफ़ी सारे डेटाबेस रिकमेंड करते हैं, अगर आप NVMe या इस तरह SSD यूज़ कर रहे हैं तो हमारा XFS ही इस्तेमाल करो। ठीक है, तो हम भी XFS ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेम इसका क्या रखना है, रूट है, इसको छोड़ दो, इसको छेड़े मत, जैसा है वैसे रहने दो। ये बन गया ड्राइव। ठीक है, ये दिखा रहा है स्लैश 30 GB का, प्लस दोबारा करोगे तो दोबारा प्लस का पॉइंट देगा। अगर अच्छा इस पर क्लिक करके माइनस को मारूंगा, क्या करेगा, रिमूव कर देगा, जैसे अभी कर दिया मैंने, गया। ठीक है, ये याद रखें, स्लैश कितना था, 30 GIB, 30 आ गया। अच्छा अब देखो टोटल कितना है, 100 है, अवेलेबल कितना है, 30 तो गया उधर। ठीक है, ऐड करो। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने करना है बूट, काफ़ी है। बूट में सिर्फ बूट की फाइल पड़ी होती है। हाँ, मैं कहता हूँ 200 MB बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा बूट की फाइल इतनी। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं करता, वो इधर से वो अपने कर्नल का स्टार्ट फाइल जो है यहाँ से पड़ेगा, अपने आप को स्टार्ट करने के लिए वो फाइल है, वो वन टाइम सर्वर को अप करने के लिए होता है। ठीक है, तो वो उसको रीड करके सर्वर अप करता है अपना, तो वो फाइल यहाँ पे स्टोर करती है, स्लैश बूट में स्टार्ट होता, मतलब सेव करता है। तो इसको मैंने 1 GB रखो, ये मोर देन इनफ है, कभी भी एक्सटेंड नहीं होता। वैसे 500 MB भी काफ़ी है। ठीक है, तो मैंने सेफ साइड 1 GB रख दिया, आ गया। GIB लिखा था ना मैंने, तो पूरा इसने क्या उठाया, 1024 MIB, उतना ही हुआ, 1 GB के बराबर ही है। अब कितना रह गया, ठीक है, ऐड करते जाओ। ये याद रखें, स्लैश रखा, बूट रखा। अच्छा, स्लैश बूट नहीं बनाओगे तो वो स्लैश में अंदर अपना एक फोल्डर बना देगा बूट का। जी, अगर आप ये नहीं बनाओगे तो वो स्लैश के अंदर एक फोल्डर बना देगा बूट का, और उसके अंदर अपने बूट फाइलें रख देगा, वो मिक्स कर देगा स्लैश के अंदर को, एक फोल्डर बना के। अब ये फोल्डर के बजाय क्या है, माउंट पॉइंट है। ठीक है, फिर प्लस करो। अब ये पूछ रहा है क्या बनाना है, होम बनाना है, वार बनाना है, स्वैप। अच्छा, स्वैप में हमने पढ़ा था, याद है, वर्चुअल मेमोरी, रैम का वो एरिया जो एज अ हार्ड ड्राइव का वो एरिया जो एज अ रैम काम करे। जब भी रैम फुल हो जाएगा तो प्रोग्राम कहाँ फेंकेगा, स्वैप में। जब रैम थोड़ा रिलीज होगा तो स्वैप से फिर वापस मेमोरी में वो प्रोग्राम जाएगा, याद है, ये वही एरिया है। और ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूरी है। जो जितनी आपकी रैम है, ओरेकल कहता है उसका डबल आप स्वैप दोगे। लेट सपोज रैम 8 GB है तो स्वैप 16 GB। अगर आपका मेमोरी 16 GB है तो स्वैप 32। इससे ऊपर मत जाना, 32 से ऊपर, 32 इज मोर देन इनफ। अगर आपका रैम 64 GB है तब भी स्वैप 32 ही रखो, स्वैप 32 से ऊपर मत ले जाओ, ये मोर देन इनफ है। भाई कितना यूज़ करना चाहते हो स्वैप? स्वैप आपका जस्ट आरजी होता है मुश्किल वक्त के लिए। 32 GB का कम है, बल्कि क्या आपने मेमोरी इतनी बेकार ट्यूनिंग की है कि प्रोग्राम घूम फिर के स्वैप में आ रहा है? मतलब इतने फारिग आपने ट्यूनिंग की है डेटाबेस की।
वो तो मुश्किल वक्त में हार्डली यूज़ होता होगा, या कोई ऐसा कोई मसला आ गया कि स्वैप ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, वरना 32 GB इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते 32 GB का, समझ रहे हैं। तो हम अभी कितना रखेंगे, 8 GB था ना, 16 रखेंगे, 16 GB। अब इसका फाइल टाइप क्या हो गया, इसके आगे तो स्लैश स्लैश कुछ है, इसके आगे नहीं आता, ठीक है। इसका, हाँ, इसका टाइप भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्वैप है तो स्वैप है, आप चेंज करोगे मसला करेगा। स्वैप का टाइप स्वैप ही होता है, ठीक है। अब कितना खाली रह गया, ठीक है, इधर ऐड गया माउंट पॉइंट में दोबारा। इनमें से कोई माउंट पॉइंट चाहिए हमें मजीद, वार या होम। अगर होम उठाओगे माउंट पॉइंट तो होम का माउंट पॉइंट बनेगा, याद है, स्लैश होम ओरेकल स्लैश होम मजीद बन रहे थे यूज़र, तो माउंट पॉइंट के अंदर जाके वो यूज़र बनेंगे। अगर नहीं बनाओगे तो स्लैश के अंदर होम का फोल्डर बनाएगा। याद रखें, जो आप माउंट पॉइंट नहीं बनाते वो स्लैश में उसके क्या बनाता है, फोल्डर्स बनाता है। कभी कभार हमारा क्या होता है, ओएस करप्ट हो जाता है और आपके होम डायरेक्टरी में काफ़ी स्क्रिप्ट पड़े हैं, फाइलें पड़ी हैं, और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल किया, बाकी चीज़ें नीचे पड़ी हैं, डेटाबेस पड़ा हुआ है दूसरे माउंट पॉइंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल किया, उसमें होम का जो डायरेक्टरी में अंदर जो था गया। तो इसलिए अगर माउंट पॉइंट बनाएंगे तो बच जाएगा। बात समझ आ रही है जी। अच्छा, आप इंस्टॉल करते हो, डी ड्राइव का डेटा जाता है क्या, सी का जाता है ना, ये वही सीन है। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इस पर इंस्टॉल करूँगा तो स्लैश के अंदर जाएगा और होम का माउंट पॉइंट बच जाएगा। ये जो अभी बनाया हमने, जितने माउंट पॉइंट बना रहे हैं वो सारे बूट का माउंट पॉइंट बच जाएगा, जितने माउंट पॉइंट है वो बच जाएंगे। और जो माउंट पॉइंट नहीं बनाएंगे तो वो कहाँ डालेगा, स्लैश के अंदर उसका फोल्डर बना देगा, और स्लैश के अंदर फोल्डर बनाया और स्लैश में दोबारा इंस्टॉलेशन होगी तो सारा फॉर्मेट में वाइप आउट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। तो ये आपकी मर्जी है, स्लैश होम का डायरेक्टरी बनाए। ये हमारे साथ रिसेंटली इंसिडेंट हुआ एक, मैं पॉज करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। तो हम होम का माउंट पॉइंट बनाएंगे तो इसके अंदर जो चीज़ होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करने से रिमूव नहीं होगा। तो इसका भले आप होम का डायरेक्टरी बना दें, होम को आप 6 GB दे दो, ठीक है। 6 GB इज़ मोर देन इनफ। क्यों, इसमें क्या रखोगे आप, नहीं, स्लैश होम के अंदर आप जितने भी यूज़र बनाएंगे वो उसके फोल्डर बनेंगे, उसमें ज़्यादातर कोडिंग होगी। 2 KB 5 KB के या 10 KB या 5-5 MB के आप बड़े बड़े शेल फाइलें रखोगे। कितने, 30 40 50 रुपये पर 50 MB कितना होता है, तब भी 6 GB के बराबर नहीं होगा। तो इट्स मोर देन इनफ। या अगर आपका दिल ज़्यादा कर रहा है और बढ़ा दो, 8 कर दो, इतना हाँ हाँ, तो हम माउंट पॉइंट बाद में बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो होम का बनाओ, इट्स गुड प्रैक्टिस। इसमें जो चीज़ें होंगी पड़ी बच जाएंगी, ये फ़ायदा है, ठीक है। 8 GB का मैंने होम बना दिया, ये मोर देन इनफ है, इतना होता नहीं है वैसे किसी जगह भी, ये मैंने आप लोगों को खुश करने के लिए इतना दे दिया। XFS इसका भी टाइप है, कितना रह गया 44। एक और बनाते हैं, स्लैश OPT, मतलब ऑप्शनल, ना भी बनाओ आपकी मर्जी है, ना बनाएगा तो कहाँ बनेगा, स्लैश के अंदर। अच्छा, इससे पहले TMP बनाओ, टेम्प बनाए, TMP इज मोर इंपॉर्टेंट। इसको माउंट पॉइंट बनाओ, याद रखें, टेम्प को कभी भी स्लैश के अंदर ना छोड़ो। इसको रख दो 10 GB। 10 GB भी हद से ज़्यादा है, लोग 5-5 GB रखते हैं, 4-4 GB रखते हैं। अब कितना रह गया पीछे, 34 रह गया। स्लैश OPT को मैं कहता हूँ 6 GB, सही है। इसमें आप सेटअप के फायदे रखो, ऑप्शनल है ना। अच्छा, आप पोस्टग्रिस जब इंस्टॉल करते हो ना, वो OPT में फेंकता है बाय डिफॉल्ट। तो पोस्टग्रिस के इंस्टॉलेशन के लिए OPT को बड़ा रखे। क्लियर हो रही बात, ओके। या सिंगल स्टोर डेटाबेस। सिंगल स्टोर डेटाबेस आप इंस्टॉल करते हो ना, वो एक और डेटाबेस है, वो OPT में करता है, हाँ। अच्छा, एक और ऐड करते हैं, टेम्प बन गया ना, स्लैश U01। U01 कुछ भी नहीं है, जस्ट फोल्ड फाइल का माउंट पॉइंट का नाम है। Oracle की जितनी भी इंस्टॉलेशन होती है U01 में करते हैं। आप चाहे स्लैश डेटा रख दो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल U01। जहां दुनिया भर में जाओ आपको यही मिलेगा, U01 में Oracle इंस्टॉल करते हैं लोग, ठीक है। चाहे तो आप कुछ और भी रख सकते, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है।
रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे भाई, चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, पूरा उठा लिया उसने, ठीक है। जितना था आखिरी मैंने उसको एलोकेट कर दिया, अब कोई भी स्पेस बचा नहीं है। अवेलेबल कितना है? कुछ भी नहीं, 1 MB ही बचा हुआ, ठीक है। बाकी सारा यूटिलाइज हो चुका है। डन करूंगा, मैनुअल पार्टीशनिंग आ गया, कह रहा है कि ये मैं करूंगा सब कुछ, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? मैं कहता हूँ एक्सेप्ट। ये माउंट पॉइंट देखो आ रहे हैं, एक्सेप्ट चेंजेस, इनको इसने, अब आ गया बिगिन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन, इसको क्लिक कर दो, ये इंस्टॉलेशन अच्छा चलती रहेगी। अब देखो सब कुछ काम कर रहा है इस पे, देखो क्रिएटिंग एक्सएफएस दिस ये डिवाइस क्रिएट कर रहा है। स्टार्टिंग डाउनलोडिंग पैकेजेस, ये डाउनलोड नेट से नहीं कर रहा, ये उठा के कहीं टेम्पररी में रख के इंस्टॉलेशन उसकी कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये रूट का पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, यहीं से कर सकते हो, चल रही है जब तक इंस्टॉलेशन, तब तक आप रूट का पासवर्ड सेट करो, ठीक है। पासवर्ड ही रखो, ताकि देखो कह रहा बहुत वीक है, खैर है भाई, मैंने कौन सा कुश्ती लड़ानी है। रूट पासवर्ड डन, हाँ डन आ गया, क्यों वो इसलिए पूछते हैं कि आप श्योर हो कि वीक पासवर्ड के साथ ही जाना है, इसलिए डबल मांगता है। इसके अलावा और यूज़र क्रिएट करना है, जैसे कि ऑरेकल का, मजीद का उस दिन हमने क्रिएट किया था, ओसामा का, तो वो भी करना है तो यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, रूट के साथ हम बाद में कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या कर रहा है, देखते जाओ, इधर नज़र रखो, ये वही सारी आरपीएम इंस्टॉल कर रहा है। आरपीएम के नाम भी इसी तरह थे ना, याद है जिप वाले का नाम कुछ इससे मिलता जुलता था, कल हमने पढ़ा था, जिसको आरपीएम -E के थ्रू रिमूव किया था, वो भी देखो इसी तरह नाम थे उनके भी। देखो अब ये कितने आरपीएम इंस्टॉल कर रहा है, 1348 आरपीएम इंस्टॉल कर गया, जिसमें से इतने हो चुके हैं, ये देखो कर रहा है इंस्टॉल। चले जब तक हम CLI पे चलते हैं, ये GUI होता रहेगा, हम CLI पे चलते हैं। कीबोर्ड सही रहेगा, लोकल मीडिया भी सही है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे आए, इसको क्या करना है, मिनिमल, नीचे क्या लिखा हुआ है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए, बाकी GUI वगैरह नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करके डन किया करो, दैट्स इट। और कोई भी आरपीएम नहीं उठाओ, क्या आ गया, मिनिमल। के डम को डिसेबल करूंगा, नहीं चाहिए मुझे, मेरा प्रोडक्शन वगैरह तो नहीं है। टाइम में आया, ये रहा इसके बराबर में कराची, डन, ठीक है। के डम डिसेबल हो, सब कुछ हो गया। यहाँ से नेटवर्क में आया, ऑन करूंगा, कनेक्टिंग से हट के कनेक्टेड पे आ गया। अच्छा इसका नाम क्या रखना है, टेस्ट DB CLI, ऐसे ही है, टेस्ट DB CLI डॉट टेस्ट डॉट लोकल, अप्लाई हो गया। अच्छा कॉन्फ़िगर में गया, उसकी IP 70 सी है ना, इसकी 80 रख देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, क्या करना है, मैनुअल ऐड 10.10. सेम क्लास सेम नेटवर्क पे रखूंगा ताकि एक दूसरे से बात कर सके, ऐसे ही है, सेम नेटवर्क पे होंगे तो बात कर सकेंगे। 255.255.255.0, एक ज़्यादा 5 लग गया, ठीक है। सेव हो, तभी तो रेड है, बोल रहा है कौन सी क्लास है भाई, सेव, अब सही है, डन। अब क्या है, पर्पस नहीं सिलेक्ट करना, छोड़ दो, आ गए। यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करें, डन पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे कस्टम चेंजेस करने हैं। प्लस माउंट पॉइंट कितना रखना है, इसका स्लैश कितना रखा था हमने पहले, 30 था, 30 GIB एड माउंट पॉइंट, ठीक है। और बताओ बूट कितना था, 1 GB। आप टाइप ना भी करो बूट को, आप इधर से आए तो आपको बूट मिल जाएगा, ठीक है। स्लैश सॉरी साइज क्या था, 1 GB आ गया। और क्या था, स्वैप पहले कर ले, स्वैप 16 था। और बताएं, होम था, होम कितना, 8। वैसे अमूमन जो है U01 लोग 100 GB का रखते हैं, 80 से 100 GB का प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि उसमें अंदर ट्रेस भी जनरेट होते हैं, बहुत सी चीज़ें डायग्नोस्टिक की चीज़ें जनरेट होती हैं। हाँ अगर आप ओरेकल का बेस डायरेक्टरी अलग कर देते हो किसी और ड्राइव में तो फिर ठीक है, फिर कम वाले में भी चल जाएगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक में वो जैसे कि के डम जनरेट करता है ना, इसी तरह ओरेकल भी अपने इस तरह की फाइलें जनरेट करता है,
जिसमें ट्रेसेस होती हैं, एरर्स वगैरह कलेक्ट करता है, डेटा में जो बग्स होंगे वो कलेक्ट करेगा जी। .trc फाइलें होती हैं जो, वो पढ़ेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो बाद में दिखा दूंगा, अगर चाहें तो बेस अलग कर दो, ठीक है। ये होम क्रिएट कर दिया, आ गया 8 GB। और क्या था, टीएमपी कितना था, 10 था, 10 था ना, 10 GB। और क्या था, ओपीटी कितना था, पक्की बात है 6 GB था। बाकी किसको दे दिया मैंने, U01 को, सिर्फ स्पेस नहीं बताना कितना, ऐड कर दो सारा। वो हमने सही किया, कुछ मिस तो नहीं किया। टेम्प भी हो गया, स्वैप भी हो गया, ऐसे ही है, हाँ बस सही है, वही है, ठीक है। डन करो, एक्सेप्ट चेंजेस और बिगिन इंस्टॉलेशन। इसमें भी रूट का पासवर्ड चेंज करना है, हाँ हाँ मुझे पता है। मुझे कभी ट्राई नहीं किया, मैं इतनी उस्तादियाँ नहीं करता हूँ। जब चीज़ पता है तो ठीक है ना, पासवर्ड डरना में अरे पावर ये अप है इसका, क्या कहते हैं, कैप्स लॉक ऑन था, ठीक है। अब ये कितने इंस्टॉल कर रहा है, 416। ये कितना था, 1300 कुछ, हाँ। और ये कितने कर रहा है, 416। अब मुझे बता, तो इतना फर्क है। वो बाकी सारे आरपीएम किसके थे, जीयूआई के हैं। तो भाई मुझे जीयूआई चाहिए नहीं, इतना लोड में सर्वर पे रखूँ ही क्यों। ये भी तक चल रहा है, पता नहीं, हो सकता है वो पहले ही हो जाए इससे, मुझे यही लग रहा है। वो देखो बचा कितना बाकी, इतना फर्क है। अब आप लोगों को फील हो गया होगा, उसके बाद हमने कितना कुछ काम किया है उसके ऊपर। वो स्टार्ट होने में अपने ग्राफिकल चीज़ों को लोड करेगा, ये अपनी ग्राफिकल चीज़ों को लोड, तो स्टार्ट में भी जल्दी होगा, शटडाउन और स्टार्टअप में भी फास्ट होगा। सख्त मुकाबला है भाईजान, जो जीते। रीबूट पे आ गया, ये भी आखिरी मराहल में आ गया। चले इसको तो रीबूट करूं, चीटिंग ज़रूरी नहीं है, जो जीता है जीता, ठीक हो गया। इसको स्टार्ट होने दो, ये कर्नेल को थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल करने में, ठीक है, क्योंकि कर्नेल दोनों का सेम ही होगा, उसमें वो जीयूआई का कोई भी ऐसा अमल दखल नहीं है। ये आ गया, आप आपको यूज़र क्रिएट करना ही पड़ेगा। यूसुफ, यूज़र नेम भी यूसुफ ही है, ठीक है। उसने खुद यूज़र नेम उठा लिया। पासवर्ड इसका पासवर्ड ही रखता हूँ, ठीक है। डन। लाइसेंस इंफॉर्मेशन कहाँ है कोई ऑप्शन है, हाँ एक्सेप्ट। तो यूज़र बनाना ज़रूरी नहीं था, मतलब कि राइट। चलो ठीक है, यूज़र बना दे, अच्छी बात है। फिनिश। इसमें लाइसेंस एक्सेप्ट का पूछा है, वो CLI में सारे एक्सेप्टेड है। अच्छा ये आ गया आपका GUI। यूसुफ से लॉगिन नहीं करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो रूट, नेक्स्ट। इंटरफेस देखो GUI का कैसा है, साइन इन। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, क्लिक किया यहाँ पे, ये फुल स्क्रीन है इसका। ये रेड हेड का इंटरफेस ऐसा होता है। ये पिन में हटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट, इंग्लिश सिलेक्टेड है, फिर नेक्स्ट, लोकल सर्विसेज, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है यार, स्किप। भाईजान चला दो खुदा के वास्ते यार किसी तरह। ये आपका GUI बेस्ड रेड हैट है। इसमें शेल खोलना है, राइट क्लिक करो यहाँ पे,
क्या होता है इधर नहीं, एक्टिविटीज में सर। एक्टिविटीज़ में पक्की बात है, यस सर, ये टर्मिनल नीचे नीचे। ये है, हाँ ये रहा टर्मिनल। आप ये आप मुझे बता सकते हो, मुझे नहीं पता, क्यों आपने ये देखा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये रूट का वही है, पुट्टी में जो इंटरफेस आता है वही है। अगर इसको रिमोटली लेना है, यहाँ से इसको मिनिमाइज करो, इसको फुल स्क्रीन से बाहर निकालो। अच्छा, इसको भी रीबूट पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेना CLI को, कितनी जल्दी चल गया। कुछ पूछा, सब एग्री है इसको, लाइसेंस वाइसेंस सब कबूल है, तो लॉगिन पे आ गया रूट के। चाहे तो लॉगिन रूट से, रूट का पासवर्ड ही था, बस आप आ गए भाई। ये था मिनिमल आपका CLI में। अच्छा, मज़े की बात, इसको मिनिमाइज आप करते हो हमेशा, आप क्या खोलते हो, पुटी 10.10.10. क्या था, 70 किसका था, GUI का। फायरवॉल इनेबल्ड होगा, ऐसा ही है। एक मिनट, पिंग करके देखता हूँ, CMD में जाता हूँ। ये विंडोज़ का CMD खोला है कि भाई उस सर्वर को पिंग करके देखूंगा, उसका उससे बाहर से पिंग हो रहा है। पिंग भी नहीं हो रहा, तो ये वो उसी का मसला होगा। एक SE लिनक्स का और दूसरा, हाँ इधर आए, VI ETC SE लिनक्स, हाँ SE लिनक्स। यहाँ पे क्या है, इन्फोर्सिंग है ना, इसको मैं डिसेबल्ड रखता हूँ। काफ़ी जगह इन्फोर्सिंग होती है, फिर वहाँ पे पॉलिसीज़ वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे डिसेबल्ड करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, डिसेबल्ड, देखो ऑप्शन यहाँ 3 बता रहा है, इन्फोर्सिंग, परमिसिव, डिसेबल्ड। कह रहा है अगर डिसेबल करो तो नो SE लिनक्स पॉलिसी इज लोडेड। अगर आप इन्फोर्सिंग करो तो वो पॉलिसी इन्फोर्स होती है, वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, फिर उसमें सारे कमांड्स होती है पॉलिसी बनाने की। और परमिसिव होती है कि भाई वार्निंग के साथ लग जाए, मतलब अलाउ कर दो कि वार्निंग के साथ, तो मैं डिसेबल कर देता हूँ कि पॉलिसी की हमने कोई बनाई नहीं है। और क्या करना है, इसको रीबूट। इस पर अगर मसला हल हुआ तो ठीक है, वरना फायरवॉल भी डिसेबल करना पड़ेगा, वरना फायरवॉल में उसकी IP विंडोज़ की अलाउ करनी पड़ेगी कि विंडोज़ को कनेक्ट करने की इजाज़त दी जाए। 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो मैं सीधे क्या करता हूँ, डिसेबल। जब फायरवॉल पढ़ेंगे तो उसमें अलाउ करना सीखेंगे, फिलहाल तो डिसेबल कर देंगे, ठीक है। आ गया, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करें, रूट पे जाए, नेक्स्ट, रूट का पासवर्ड ही था, ऐसा ही है। पिंग दोबारा करके देखता हूँ, नेटवर्क कार्ड इसका आप होना चाहिए ना वैसे तो। पहले तो VMC चेक करता हूँ, राइट क्लिक करो, सेटिंग्स में आओ, नेटवर्क कार्ड है लगा हुआ है, कनेक्टेड आ रहा है, देखो यहाँ से कनेक्टेड है। अब इधर से जाके मैं चेक करता हूँ फुल स्क्रीन, एक्टिविटीज़ में जाके टर्मिनल में जाएंगे, ऐसा ही है। इधर आके जो नेटवर्क कार्ड है उसका होता है VI ETC sysconf नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट, ये इसमें आता है ETH IF, सॉरी IF हाँ ये IFCFG, मतलब इसमें आप ENS में जाएंगे, इसको VI करेंगे, ये फाइल होती है। इसमें क्या है, ऑन बूट यस हुआ है, देखो ऑन बूट क्या है, इसको करना है यस, ठीक है। बाकी देखो सब कुछ सही है, IP एड्रेस भी दी हुई है, ठीक है। ऑन बूट यस कर दिया मैंने, सर्विस से नहीं हुआ, अच्छा मतलब वो हाँ कह रहा है रीडायरेक्टेड। अच्छा देखो गया तो सही, कमांड चली है, उसने बैक एंड पे उस पर खुद ही फेंका है सिस्टम CTL पे, क्योंकि सर्विस नेटवर्क जो है लिनक्स 7 तक था, 8 में उन्होंने चेंज किया, ऐसा ही है। तो इसने, लेकिन ये चलाने से भी उसने एरर नहीं दिया, उसने फेंका उसी यूनिट के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको रीबूट करते हैं, इसको ऑन बूट यस कर दिया मैंने,
लेट्स सी, ये आपका GUI बेस्ड है भैया, ठीक है। पहले इसके मसले हल करें, फिर CLI पे भी चलते हैं। कनेक्ट तो पुटी से करना है ना फाइनली, तो ये जो भी कर रहा हूँ आपको भी ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिव जब तक पुटी से नहीं बनी मतलब रिमोट कनेक्शन नहीं बन रहा। पुटी से कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, रिमोटली एक्सेस होना ज़रूरी है। यूज़र नेम रूट, करना पड़ेगा उसके लिए भी काम। आप ज़्यादा एडवांस में जा रहे हो जाता है, ये बेफिक्र रहें, चल जाता है, ठीक है। इसमें आया मैं कहता हूँ अब चेक करते हैं पिंग इसको, वो बाहर से जाके विंडो से पिंग करना है इसको। स्टिल नहीं, ये आखिरी फायरवॉल रहता है भैया। आ गया, चल गया। ऐसी लिनक्स बंद किया, उसके बाद ऑन बूट उसको क्या कर दिया, यस ऑन बूट में नो हुआ था, मतलब कि स्टार्ट होने पे नेटवर्क कार्ड ऑन हो के ना हो, ये था। वो जो मैंने VI किया था जिस फाइल को, वो नेटवर्क कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन थी। ऑन बूट पे क्या हुआ था, ऑफ, मतलब जब भी बूट हो, मतलब बूट मतलब स्टार्ट, ऑन स्टार्ट ऑफ हुआ था, तो मैंने ऑन स्टार्ट पे नेटवर्क कार्ड को ऑन कर दिया, यस कर दिया, मतलब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम चले तो नेटवर्क कार्ड भी ऑन हो जाए, ठीक है। ये किया है बस। पिंग आ रहा है तो इसका मतलब कि पुटी भी आ जाएगा। राइट क्लिक रीस्टार्ट सेशन, यही वाला आ गया। क्या कह रहा है, इस सर्वर पे पोर्ट 22, मैंने बताया था ना पोर्ट नंबर 22 पे चलता है SSH सिक्योर शेल। आ गया, देखो रूट। आप इसी से काम करते हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, या जाके GUI में घुसते हो इस तरह। इसमें तो आपको कोई एक्सेस देता ही नहीं है इसके ऊपर, ऐसे ही है। जब इसके ऊपर मिलता ही नहीं है आपको एक्सेस, तो आप इसको इंस्टॉल करने की इजाज़त क्यों दोगे? आप बोलोगे भाई मुझे तो ये इंस्टॉल करके दो, मुझे 900 और समथिंग RPM एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इतना फ़र्क है। और ये बिल्कुल लाइट वेट है। अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से, वही पुटी से। पुटी में आए, राइट क्लिक न्यू सेशन, ऐसे ही है। न्यू सेशन में क्या होगा, 10.10. अरे यार 10.10.10 और क्या था, 80 था। इसमें वही चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ जाएंगे ब्लैक स्क्रीन में, VI ETC SE लिनक्स में गए, कॉन्फ में फाइल में, ठीक है। कॉन्फिग में क्या करना है, SE लिनक्स को डिसेबल करना है। VI एडिटर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इसमें था डिसेबल्ड, ऊपर लिखा भी है, उसको देख के टाइप कर दो। सेव कर दिया, हो गया। अब क्या करना है, नेटवर्क कार्ड को VI ETC sysconf नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट, ऐसा ही है। नेटवर्क स्क्रिप्ट मिल जाएगी IFCFG और टैब मारोगे तो आ जाएगा। इसमें ऑन बूट क्या हुआ है, और रीबूट। मैं आता हूँ, जब तक ये रीबूट हो जाए मैं आता हूँ, और ये फ़ौरन रीबूट हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने की, SE लिनक्स डिसेबल कर दिया और नेटवर्क कार्ड को ऑन बूट यस कर दिया और रीबूट कर दिया सर्वर को। अब इसको भी विंडो से जाके पिंग करके देखता हूँ। इसकी IP क्या थी, 80 ना। आ गया, ठीक है, डिटेक्ट कर लिया इसको भी। फायरवॉल चेक करना, वो डिसेबल है अनएबल है? छोड़ दो, उसके बगैर जब चल गया उसको छेड़खानी क्यों कर रहे हो? सोए हुए शेर को नहीं जगाओ, चेक कर लेते हैं, सोए शेर को फिलहाल तो नहीं जगाओ ना, जो काम कर रहे हो तो कर लो। आ गया, एक्सेप्ट। अब मुझे बताओ पुटी में दोनों का फ़र्क बताओ, ये GUI बेस्ड है और ये CLI बेस्ड है, फ़र्क क्या है दोनों में? तो कौन सा बेहतर है? जब इस्तेमाल ये घूम के पुटी इस्तेमाल करना है, सुबह शाम आपने यही स्क्रीन जब देखनी है, तो GUI इंस्टॉल करने हम नहीं देंगे। मिनिमल इंस्टॉलेशन इज बेटर देन दी GUI बेस्ड, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने अभी आप लोग देखें GUI बेस्ड सर्वर से भी जाके मैंने कमांड से चीज़ें चेंज की, ऑन बूट वाला भी, SE लिनक्स वाला भी। आप GUI में मुझे जाके SE लिनक्स ढूंढ के दो, ख्वार हो जाओगे, क्योंकि मुझे कमांड्स याद हैं, मुझे वो याद नहीं है। हाँ, पता नहीं कहाँ SE लिनक्स, कौन सी सेटिंग में जाके ढूंढना पड़ेगा। तो भाई
इतना ही था आपका सेटअप, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई लिनक्स की, ठीक है। मैं ये आपकी क्लास अपलोड कर दूंगा, दोनों का मैंने तरीका दिखा दिया, फ़र्क नहीं था, जस्ट मिनिमल और GUI का फ़र्क था, बाकी सारे स्टेप से वही थे, ठीक है। अब df-h करूंगा तो आपके सारे माउंट पॉइंट्स आ जाएंगी। यही माउंट पॉइंट हमने बनाए थे। टेम्प 10 GB, U01 30 GB का था, 204 MB उसने इस्तेमाल कर लिया तो वो नतीजे दिखा रहा है, इसलिए OPT आ गया 6 GB का, होम आ गया, बूट आ गया, ठीक है, स्लैश आ गया। अब देखो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज देखो कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम 1.6 GB का है। अब दूसरे का देखो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज, 4.3 फर्क है कि नहीं है? 3 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो बेहतर हम जाएंगे CLI पे जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का तरीका यही था, यही कुछ था जो किया हमने, दैट्स इट। तो यहीं पे क्लास को आज एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डेटाबेस इस पे इंस्टॉल करना सीखेंगे। थैंक यू।